जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन आईक्यू में। आज है 19 जून 2026 और अगले ही कुछ मिनट में हम जानेंगे दिन भर के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिन्हें चुना गया है पीआईबी न्यूज़, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से। ये सभी खबरें आपको यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कंटेंट आपको पसंद आएगा और ये बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, आज का पहला खबर है उज्बेकिस्तान एनडीवी का, है ना, 10वां सदस्य बना है। उज्बेकिस्तान जो है वो एनडीवी का कितना नंबर का सदस्य बना है? 10वां नंबर का सदस्य बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है। मध्य एशिया का पहला देश ये है जो एनडीवी का सदस्य बना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल आता है कि एनडीवी क्या है। तो एनडीवी आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों। इसका स्थापना वर्ष है 2014, कार्य 2015 से शुरू किया है। इसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करना। इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई, चीन में है दोस्तों। यह महत्वपूर्ण क्यों है? उज्बेकिस्तान जो है वो एनडीवी का 10वां सदस्य जो है वो राष्ट्र बना है। यह मध्य एशिया का पहला देश है जो एनडीवी से जुड़ा है और ब्रिक्स के जो वित्तीय प्रभाव है उसका धीरे धीरे विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। इससे क्या होता है कि जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है और विकास है वो उसका वित्त पोषण बहुत ये मजबूत करेगा। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स के संस्थापक देशों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये पहला ब्राजील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। जब ब्रिक्स का गठन हुआ था तो उस समय इन्हीं 5 देशों ने मिलकर के इसकी जो है स्थापना किया था। उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी राजधानी ताशकंद है। इसका मुद्रा जो है उज्बेक सोम है। ये जो मध्य एशिया में पड़ने वाला एकमात्र देश है और इसका जो प्रसिद्ध नगर है वो समरकंद है। इसकी स्वतंत्रता जो है 1991 यानी कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था उसके बाद ही एक देश के रूप में रूप लिया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि एनडीवी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एनडीवी जो है 2014 में इसको स्थापित किया गया था। 2015 से ये शुरू हुआ था। इसका मुख्यालय आपका चीन है, शंघाई में। स्थापना किसने की थी? तो ब्रिक्स देशों ने किया था। किस लिए किया था? तो ये जो भी जो डेवलपिंग कंट्री है उसको ये वित्त पोषण करेगा ताकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो सके। और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उज्बेकिस्तान जो है 2026 में इसका 10वां सदस्य बन गया है। इससे संभावित प्रश्न की अगर बात करें तो एनडीवी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो आपका शंघाई, चीन में है। एनडीवी जो है वो 10वां सदस्य कौन बना? तो उज्बेकिस्तान बना। ठीक है दोस्तों, उज्बेकिस्तान किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? तो ये मध्य एशिया में स्थित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ताशकंद है। और एनडीवी की स्थापना किस सबों ने की थी? तो ब्रिक्स देशों ने की थी दोस्तों। तो ये था आज का पहला खबर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। एनडीवी दोस्तों, अगर देखा जाए तो एनडीवी एक ऐसा एनडीवी जो है दोस्तों, ये जो डेवलपिंग कंट्री है उसको देख करके इसको बनाया गया था कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसको ये फंडिंग करेगा, पैसा देगा। जिस तरह से बाकी पूरे विश्व के लिए वर्ल्ड बैंक है, बिल्कुल वैसा ही ये काम करेगा। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है, जो कि आईएमएफ है, ये सारे के सारे जो भी बनाए गए थे ये संगठन का जो निर्माण है वो डेवलप्ड नेशन के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो ब्रिक्स एनडीबी है, ये ब्रिक्स के जो कंट्री है उसके द्वारा इसको निर्माण किया गया था। इसलिए देखा जाए तो दोनों का काम अलग-अलग है। एक जो विकसित देशों के द्वारा बनाया गया था उस वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है ना? इसका काम क्या है? तो ये भी फंड करता है, ये भी जो भी डेवलप कंट्री है उसमें जो प्रोजेक्ट है वो चलाने का काम करता है। लेकिन जो एनडीबी है खास करके वो ब्रिक्स देश और ब्रिक्स से जुड़े हुए जितने सारे हैं उन देशों के लिए काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। दूसरा खबर है दोस्तों, अमेरिका और ईरान शांति समझौता, है ना? अभी देख रहे होगे दोस्तों कि न्यूज़ में आया हुआ है कि अमेरिका और ईरान ने फिर से शांति समझौता किया है। कहाँ पर किया है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक समझौता है जो 19 जून 2026 को ये जो है डन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये कई वर्षों की स्थिति आप देख रहे हैं कि जो अमेरिका और ईरान में जो तनावपूर्ण जो बना हुआ है उसके लिए कह सकते हैं कि एक अभी फ़िलहाल शांति आने वाला है और इससे पूरे विश्व को फ़ायदा होने वाला है। समझौते का मुख्य बात क्या है दोस्तों?
तो अमेरिका और ईरान के बीच जो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में शांति समझौता हुआ है, इसका उद्देश्य यही कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर के जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी निगरानी, उस पर सहमति बनी है। प्रतिबंधों के जो है वो चरणबद्ध राहत दिया जाएगा, जैसे अमेरिका कुछ बिलियन डॉलर पैसे वो देने का वादा भी किया है। आर्थिक संबंधों को पुनः बहाल किया जाएगा, जो भी नुकसान हुआ है उसको सही किया जाएगा। अजब सा खेल है दोस्तों, पहले उसको बर्बाद करो फिर उसको फंड दो। तो अमेरिका के लिए इससे फायदा क्या है? पहले तो ईरान को बर्बाद कर दिए, अब फिर उसको पैसा दोगे ताकि वो जो है आर्थिक जो है वो फिर से वहाँ बहाल हो सके। ऐसा काम करने से फायदा ही क्या? क्षेत्रों में शांति होगा, संवाद, कूटनीति और समाधान के पहले से ये सब चीज़ कर सकते थे। इतनी लड़ाई वगैरह करने की क्या ज़रूरत था, है ना? ये समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? तो मध्य पूर्व क्षेत्रों में तनाव कम होगा, वैश्विक तेल आपूर्ति, ऊर्जा बाजार में स्थिरता आएगी। दोस्तों आपको पता होगा कि जब से अमेरिका और ईरान में युद्ध शुरू हुआ है, तब से पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल सप्लाई का जो चैन है, वो पूरी तरह से नहस-नहस हो गया है। हर देश में क्या आ गया, महँगाई आ गया है, तेल के दाम बढ़ गए हैं, भारत भी उसका एक शिकार हो गया है, ठीक है? तो हो सकता है, उम्मीद है, अच्छा उम्मीद है, पॉजिटिव उम्मीद है कि अगर ये शांति समझौता हो जाता है, तो बाकी और सारे जो देशें हैं, इंडिया के और साथ अलावा और जो भी देश हैं, वो उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक सकारात्मक खबर हो सकता है। दूसरा दोस्तों, जो परमाणु अपसार की दिशा है उसमें सकारात्मक कदम आएगा। आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। वैश्विक शांति और कूटनीतिक विश्वास की मजबूती मिलेगा। ईरान के बारे में दोस्तों हम पहले जान लेते हैं कि ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। इसकी जो मुद्रा है वो ईरानी रियाल है। धर्म यहाँ एक इस्लाम है और इस्लामिक कंट्री भी है ये। इसका जो स्थिति देखें तो ये पश्चिम एशिया में स्थित है और यहाँ पर एक प्रमुख जल संधि है जो कि कौन सा है, हार्मुज जलडमरू। हार्मुज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जलडमरू है और ये जो है ईरान और ओमान के बीच में जो है ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, यही जो जलडमरू है, यही जो स्टेट है, इसी को लेकर के इतना सारा विवाद हुआ है क्योंकि ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जलडमरू है जो पूरे विश्व के जो भी तेल का जो भी यहाँ से ही इम्पोर्ट होता है, यहाँ से ही जो है इसी हरमुज जो है जलडमरू से होकर के गुजरता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये इसका रोल है। अमेरिका की बात करें दोस्तों तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। इसका जो मुद्रा है अमेरिकी डॉलर है, ठीक है? भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये एक उत्तर अमेरिका में स्थिति जो उपस्थित देश है। इसके कुछ प्रमुख संगठन हैं जैसे नाटो, यूएनए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे के सारे इसके संगठन हैं। समझौते का अगर हम प्रयास करें दोस्तों तो मध्य पूर्व में जो अस्थायी शांति है उसकी संभावना देखी जा रही है। ऊर्जा कीमतों में जो स्थिति है वो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, है ना? वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगा और अमेरिका और ईरान के जो संबंध है उसमें एक नई जो है शुरुआत होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम जिनेवा की बात करें जहाँ पर ये समझौता हुआ है, जिनेवा आपको पता है कि बहुत सारे जो देश होते हैं वहाँ ज़्यादातर शांति समझौता उसी देश में होते हैं क्योंकि जिनेवा जो है वो किसी भी संगठन में खास करके चाहे वो नाटो हो, चाहे वो अमेरिका का संगठन हो, चाहे ब्रिक्स हो, किसी भी संगठन में शामिल नहीं है। तो एक न्यूट्रल कंट्री होने के नाते यहाँ पर ज़्यादातर देश जो हैं यहीं पर आना चाहते हैं और यहीं पर ये समझौता हुआ है। अगर हम जिनेवा की बात करें जो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, उसकी राजधानी जो स्विट्ज़रलैंड है उसका बर्न राजधानी है, प्रमुख शहर उसमें जिनेवा है, जो कि डिप्लोमेसी एक सेंटर है कह सकते हैं एक तरह से। यहाँ पर विभिन्न तरह के अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ताओं की कह सकते हैं कि आयोजित किया जाता है और इसके कुछ संस्थाएँ भी हैं, जैसे कि जिनेवा में बहुत सारे संस्थाएँ हैं यूएनए से जुड़ा हुआ जैसे कि डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ और आईसीआरसी। ठीक है दोस्तों? कुछ परीक्षा में पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न है, हम उसको कर लेते हैं। अमेरिका ईरान की शांति समझौता कहाँ हुआ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ईरान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो तेहरान है। हार्मुज जलडमरू कहाँ पर स्थित है? तो ईरान के दक्षिण में स्थित है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बर्न राजधानी इसकी है। जिनेवा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ताओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आज का तीसरा खबर है दोस्तों ग्रैप्स 3, है ना? ग्रैप्स 3 मयान टेलीस्कोप, है ना? ग्रैप्स 3 मयान टेलीस्कोप भारत और जापान ने सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए इसको जो है से स्थापित किया है। ये कॉस्मिक रे के मयान का अध्ययन करने वाला उन्नत वेधशाला तंत्र है। ठीक है दोस्तों, ग्रैप्स
3 है क्या एक्चुअली? तो ग्रैप्स का पूरा नाम है गामा रे एस्ट्रोनॉमी एट पीएवी एनर्जाई 3, है ना? यह एक ग्राउंड बेस्ड मायान टेलीस्कोप है, यानी कि ये एक कह सकते हैं कि जमीन पर लगाया गया टेलीस्कोप है। ठीक है दोस्तों, इसे कॉस्मिक किरणें का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। यह उच्च ऊर्जा कॉस्मिक रे के जो द्वितीयक कण है, यानी कि जो म्यून है, उसका ये पता लगाता है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? तो उट्टी तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया है। उट्टी जो है दोस्तों, ये नीलगिरी पर्वत पर एक स्थित बहुत ही खूबसूरत शहर है, खूबसूरत जगह है। वहीं पर इसको ये स्थापित किया गया है। इसका महत्व क्या है दोस्तों? तो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की संरचना और उसके परिवर्तन को समझने में ये मदद करेगा। जो सौर ज्वाला यानी कि सोलर फ्लेयर है और कोरोनल मास इंजेक्शन है यानी सीएमई, उसकी भविष्यवाणी में भी ये सहायक होगा। अंतरिक्ष मौसम को बेहतर समझ बनाएगा। उपग्रह संचार, जीपीएस, पावर ग्रिड, अंतरिक्ष यानों की सुरक्षा का भी ये ख्याल रखेगा। ग्रेप्स 3 की जो मुख्य विशेषताएं हैं दोस्तों, कि जो ग्रेप्स 3 है, इसकी जो मैन टेलीस्कोप का उन्नत संस्करण है, यह 560 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले 400 प्लास्टिक, है ना, सिंटिलेटर डिटेक्टर से बना हुआ है। ये 1 टेरा इलेक्ट्रोनोड वेल्ट से लेकर के 1 पिको इलेक्ट्रोनोवेल्ट ऊर्जा सीमा तक कॉस्मिक रे का अध्ययन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये पूरे 2400 घंटा पूरे वीक ये डाटा जो है एकत्र करेगा। ठीक है दोस्तों, म्यान क्या है? ठीक है, म्यान क्या है? तो म्यान जो है एक उप परमाणु कण है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल है। यह कॉस्मिक रे जब वायुमंडल से टकराते हैं तब उत्पन्न होता है म्यान। ठीक है, म्यान इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान जो है लगभग 207 गुना अधिक होता है और यह अत्यधिक पैठ क्षमता यानी कि पेनेट्रेटिंग पावर रखता है, इसलिए मोटी चट्टानों और पृथ्वी के अंदर तक ये जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसी चीज को ये पता करने के लिए जो है म्यान टेलीस्कोप जो है वो लगाया गया है। हमारे लिए जो क्विक फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो क्या है कि ये किस स्थान पर लगाया गया है? तो उट्टी में, तमिलनाडु, भारत में लगाया गया है। स्थापना क्या है? तो ग्रेप्स परियोजना 2000 और ग्रेप्स 3 2016। ये किसके सहयोग से बना हुआ है? तो भारत और जापान दोनों ने मिलकर के इसको जो है बनाया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो उच्च ऊर्जा कॉस्मिक रे है, मैं उनका अध्ययन करेगा। मुख्य उपयोगी क्या है? तो सौर भौतिकी, अंतरिक्ष मौसम, मूलभूत भौतिकी का अनुसंधान होगा। ऊर्जा सीमा 1 टीवी से 1 पीवी तक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो संभवतः आ सकते हैं, तो वो है ग्रैप्स 3 म्यान टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो उट्टी, तमिलनाडु, भारत में। ग्रैप्स का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो गामा रे एस्ट्रोनॉमी एट पेवी एनर्जाई 3। ठीक है दोस्तों, ग्रैप्स 3 का उपयोग किस कण के अध्ययन के लिए किया जाता है? तो म्यान के लिए किया जाता है। और म्यान का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग कितना अधिक होता है? तो 207 गुना। ग्रेप्स 3 भारत के किस देश के सहयोग से संचालित होगा? तो ये जापान के सहयोग से संचालित होगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का तीसरा खबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चौथा खबर है दोस्तों, 16वीं विश्व फार्माकोपिया, है ना? 16वीं विश्व फार्माकोपिया यानी कि वर्ल्ड फार्माकोपिया की बैठक जो है वो कहाँ पर हुआ है? ब्राजील में आयोजित किया गया है और भारत ने इसमें जो है भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, 16वीं विश्व फार्माकोपिया जो है, इसकी जो बैठक है वो ब्राजील में आयोजित किया गया है और उसमें भारत ने जो है वो हिस्सा बैठक में लिया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या काम करता है दोस्तों? तो जहाँ पर दवाओं की जो गुणवत्ता है, सुरक्षा है और वैश्विक मानक है, उसकी जो सामंजस्य है उसको बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है दोस्तों, विश्व फार्माकोपिया बैठक आखिर है क्या? तो विश्व फार्माकोपिया बैठक यानी कि वर्ल्ड फार्माकोपिया मीटिंग जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फार्माकोपिया संगठनों का एक प्रमुख मंच है। यह बैठक विभिन्न देशों की जो फार्माकोपिया प्रणाली के बीच जो है वो सहयोग और सामंजस्य स्थापित करता है। बैठक का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि जो दवाओं की जो गुणवत्ता है, उसकी सुरक्षा है और प्रभावकारिता है, उसके एक रूप मानक तय किया जाएगा। इसका महत्व क्या है दोस्तों? वैश्विक स्तर पर जो दवाओं के मानकों का जो सामंजस्य है वो स्थापित हो, जो मेडिसिन है उसकी जो गुणवत्ता है, सुरक्षा है और प्रभावकारिता है वो सुनिश्चित हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
सार्वजनिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी मजबूती मिल सके, नए वैज्ञानिक विकास हो सके, नियामक जो है वो बने और उस पर विचार विमर्श हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ब्राज़ील की दोस्तों, तो ब्राज़ील की जो राजधानी वो ब्रासिलिया है ना? यहाँ की जो मुद्रा है वो ब्राज़ीलियन रियल है, जिसको हम ब्राज़ीलियन रियल बोलते हैं। भाषा यहाँ पर मुख्य रूप से पुर्तगाली बोला जाता है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक बहुत ही विशाल देश है। ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो 21 करोड़ के आसपास इसका जनसंख्या है। ये दक्षिण अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और यहाँ पर आपको पता है कि अमेजन वर्षा वन और कॉफी उत्पादन इसके लिए जाना जाता है। तो अभी कॉफी का जो सबसे जो ज़्यादा उत्पादन है वो इसी जगह पर होता है। कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी कि आईपीसी, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1948 में स्वास्थ्य मंत्रालय यानी भारत सरकार के अधीन किया गया था। ये काम क्या करता है दोस्तों? तो दवाओं की जो मानक है उसका ये निर्धारण करता है। ये जो प्रकाशन की अगर बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया है। इसका उद्देश्य मेडिसिन में जो गुणवत्ता है, उसकी शुद्धता है, उसकी शक्ति है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और इसका मुख्यालय जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसके कुछ सहयोगी संगठन भी हैं, जैसे कि WHO हो गया, ICH हो गया, EDQM हो गया, USP हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, इसकी जो कुछ फैक्ट है जो एग्जाम ओरिएंटेड है हम उसको देखते हैं कि बैठक कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। कौन सी बैठक? ये 16वीं बैठक हुआ है। भारत इसमें भाग लिया है ना? और मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो मेडिसिन है उसको पूरे वर्ल्ड के जो मापदंड है, स्केल है, उस पर उसको बनाना है। ठीक है? और भारत इसमें जो प्रतिनिधित्व किया था, तो भारत का कौन सा संगठन किया था उसके साथ? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी। ठीक है दोस्तों, कुछ सवाल हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी साथ में करेंगे। जो 16वीं विश्व फार्माकोपिया बैठक है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ब्राज़ीलिया यानी कि ब्रासिलिया कहाँ पर है वो? ब्राज़ील में। अब भारत ने किस संगठन के तहत ये बैठक में भाग लिया था? तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी। विश्व फार्माकोपिया बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दवाओं का वैश्विक मानकों का सामंजस्य जो है उसको एक स्केल पर लाना। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया इसकी राजधानी है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी कि आईपीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, अगली खबर है, खबर नंबर 5 है कि जो ह्वेनसांग है यानी कि ह्वेनसांग, इसकी यात्रा वृत्त जो है यूनेस्को यानी कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। अभी-अभी दोस्तों भारत और चाइना, है ना? भारत और चाइना जो है ना? चीन है, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर बातचीत चल रही है कि जो ह्वेनसांग है, इनकी जो यात्रा वृत्त है, उसकी जो यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, उसमें शामिल किया जाए। क्योंकि दोस्तों ये कहीं न कहीं ये जो पुरुष हैं, वो दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करते हैं, है ना? चलिए देखते हैं दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, संस्कृति, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए ये बहुत ही अमूल्य दस्तावेज है। तो दोनों देशों ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि क्यों ना हम संयुक्त रूप से मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो जाएँ। ठीक है? ह्वेनसांग कौन थे दोस्तों? तो ह्वेनसांग जो हैं वो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, विद्वान थे, यात्री थे। वे बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों की खोज और सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। उन्होंने भारत की यात्रा कर यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन का भी वर्णन किया था। उनकी पुस्तक है ये द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स, है ना? द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स, ये एक ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है दोस्तों? और इसमें भारत के बारे में बढ़ चढ़ के जो है वो पढ़ाई किया गया है। और पढ़ाई क्या होता है वो एक्चुअल हम लोग वैसे ही थे। ख़ास करके जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था उस समय, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, पूरे वर्ल्ड का एक फ़ेमस विश्वविद्यालय था। तो उन्होंने उस चीज़ के बारे में अपने बुक में वो भी वर्णन किया है।
ये महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है दोस्तों? तो भारत के 7वीं शताब्दी के इतिहास में ये एक प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रदान करता है ना? और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म, शिक्षा व्यवस्था और समाज की ये एक सजीव जो वर्णन इसमें किया गया है। और ये जब आए थे तो उस समय जो भारत में जो शासनकाल था वो हर्षवर्धन का शासनकाल था और उनके बारे में भी उल्लेख किया गया है कि ये राजा बहुत अच्छे राजा थे, ठीक है? उनके बारे में विस्तृत उल्लेख जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। भूगोल, जनजीवन, रीति-रिवाज, पर्व-त्योहार और अर्थव्यवस्था इन सब की जानकारी जो है इनके बुक द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में मिलेगा। एशिया के सांस्कृतिक और धार्मिक संपर्क का भी एक तरह से देखा जाए तो ये एक प्रमाण है कि 2 बड़े सभ्यता चीन और भारत की सभ्यता जो है काफ़ी बहुत ही पुरानी सभ्यता है और कहीं न कहीं शुरुआत जो है दोनों की एक साथ हुआ था। यूनेस्को की अगर आप बात करें दोस्तों, तो यूनेस्को जो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना जो है 1945 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये वर्ल्ड के जितने सारे धरोहर हैं, वो इसको यहाँ पर शामिल किया जाता है, उसको यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी अगर हम बात करें ह्वेनसांग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ह्वेनसांग जिनका अगर हम बात करें तो ह्वेनसांग भी नाम है, ठीक है दोस्तों। इनका जन्म जो है चीन में हुआ था, लुयांग में हुआ था। इन्होंने भारत में 629 से लेकर 645 तक लगभग 17 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पर यात्रा किया और उद्देश्य हमने बता दिया है कि इन्होंने बौद्ध ग्रंथों की खोज का अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, ये जिस समय ये आए थे उस समय यहाँ का जो सम्राट था वो कौन था? हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन। इन्होंने भारत के प्रमुख स्थल तक्षशिला, नालंदा, गया, वाराणसी, कनौज, उज्जैन, मथुरा और कपिलवस्तु आदि का इन्होंने यात्रा किया था। इनके कुछ प्रमुख कृति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स। इनका जो मृत्यु है वो 664 ईस्वी में हो गया था। दोस्तों इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की थी, तो वो कौन-कौन से मुख्य टिप्पणियां था जिन्होंने वेनसॉन्ग ने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों आचार्य थे। इन्होंने अपने बुक में लिखा है, हर्षवर्धन एक न्यायप्रिय, दानी, धर्म प्रेमी शासक थे। भारत में बौद्ध धर्म के साथ-साथ ब्राह्मण धर्म भी प्रचलित था। जनता सरल, ईमानदार और धर्मपरायण है। कृषि मुख्य व्यवसाय था, व्यापार भी विकसित हो रहा था। अगर हम बात करें दोस्तों यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, दुनिया के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको संरक्षित करने वाला ये कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ये होता है कि विश्व के जो ऐतिहासिक विरासत है उसकी लेख पांडुलिपियां हैं, दस्तावेजों को संरक्षित किया जाएगा। ये दस्तावेज मानवता के सामूहिक स्मृति अमूल्य हिस्सा माने जाते हैं। चलिए दोस्तों कुछ प्रश्न है जिसको हम लोग करते हैं। वेनसांग किस देश के बौद्ध यात्री थे? तो उत्तर होगा चीन यानी कि बी। वेनसांग भारत के किस शासक के समय आए थे? तो आपको आंसर होगा हर्षवर्धन यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में ये वेनसांग भारत आए थे। वेनसांग की बात करें तो इसकी प्रसिद्ध कृति क्या है? तो वह है द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स। वेनसांग भारत यात्रा कितने वर्ष तक चली? तो 17 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, और वेनसांग ने नालंदा के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का 5वां खबर। चलिए हम अगला देखते हैं। आज का जो छठा खबर है दोस्तों, आईआईटी कानपुर में मिलिट्री ड्रोन हब की स्थापना की जाएगी। तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से आईआईटी कानपुर में मिलिट्री ड्रोन हब की स्थापना की जाएगी। रक्षा प्रौद्योगिकी और स्वदेशी ड्रोन विकास को मिला नया बल, यानी कि कह सकते हैं कि अब जो है हमारा एक अलग से जो है व्यवस्था बनेगी जहां पर ड्रोन के बारे में ड्रोन का ट्रेनिंग आर्मी के जो भी जवान हैं उनको यहाँ पर किया जाएगा। कौन करेगा? तो आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कम से बहुत ही होनहार विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो वो यहाँ पर मिल कर के मिलिट्री ड्रोन हब जो है उसको बनाएंगे और नए-नए जो तकनीक है उसको यहाँ पर डेवलप करेंगे। रक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के बीच इसके लिए एक समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है और ये अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक पर अनुसंधान होगा यहाँ पर। मिलिट्री ड्रोन हब होगा क्या? तो यह एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास केंद्र होगा। यहाँ पर उन्नत ड्रोन जो है यूएवी तकनीक पर कार्य किया जाएगा। ये स्वदेशी
स्मार्ट और सशस्त्र ड्रोन का डिजाइन होगा यहाँ पर, उसका परीक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह रक्षा बलों की आवश्यकता के अनुसार विकसित किया जाएगा यहाँ पर, और इससे जुड़े हुए स्टार्टअप, उद्योग और अच्छा संगठनों को भी मिला करके नया इनोवेशन बढ़ावा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका महत्व क्या है इस हब का? तो ये स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को विकास में जो है गति प्रदान करेगा। अब हम जो ड्रोन आयात करते थे उस पर हमारा जो निर्भरता है वो कम होगा। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की जो क्षमता है वो और मजबूत होगी। हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन में जो है उसको बल मिलेगा। छात्रों और जो भी स्टार्टअप है उसको नए अवसर प्रदान होंगे, नए-नए जो तकनीक है वो डेवलप होंगे, तो नए-नए कह सकते हैं कि मेमोरी भी बनेगा। ठीक है दोस्तों, आईआईटी कानपुर की बात करें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट जान जाओ कि आईआईटी कानपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है। ये भारत सरकार का उपकरण है। 1959 में इसको स्थापना किया गया था। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ड्रोन यूएवी क्या होता है? तो यूएवी एक पूर्ण रूप से अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। ये बिना पायलट के नियंत्रित होने वाला हवाई वाहन है। इसे रिमोट कंट्रोल या कह सकते हैं ऑटोनोमस सिस्टम से संचालित किया जाता है। मिलिट्री ड्रोन हब की प्रमुख विशेषताएं क्या होगा? तो यहाँ पर अत्याधुनिक ड्रोन डिजाइन किए जाएंगे, उसका प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। एआई, मशीन लर्निंग और स्वार्म टेक्नोलॉजी पर भी शोध होगा। भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ड्रोन सिस्टम का निर्माण होगा, परीक्षण होगा, है ना? वैलिडेशन और फैसिलिटी बनाया जाएगा। स्टार्टअप हो गया, एमएसएमई के साथ सहयोग किया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। कुछ फैक्ट है दोस्तों, पहल क्या है? मिलिट्री ड्रोन हब की स्थापना करना। स्थान कहाँ? आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश। समझौता किसके बीच हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के बीच। उद्देश्य क्या है? स्वदेशी ड्रोन का विकास करना, डिजाइन करना, है ना, और उसका परीक्षण करना। इससे किसको फायदा होगा? तो हमारे सैनिकों को फायदा होगा, हमारे युवाओं को फायदा होगा, हमारे एमएसएमई जो स्टार्टअप है उसको फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, ड्रोन के कुछ प्रमुख सैन्य क्षेत्र भी होते हैं जैसे कि निगरानी और टोही अभियान, लक्ष्य पहचान करना और हमला करना, संचार और डेटा लीक करना, सीमा सुरक्षा गश्त करना और खोज और बचाव अभियान भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न है इससे जुड़े हुए, चलिए उसको हम करते हैं। तो आईआईटी कानपुर में जो मिलिट्री ड्रोन हब है उसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई है? तो रक्षा मंत्रालय के सहयोग से की गई है। यूएवी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएवी का हो गया अनमैन्ड, है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर जब आया है तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मिलिट्री ड्रोन हब का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित करता है। और आईआईटी कानपुर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है 7वां नंबर खबर है दोस्तों आज का, कि आरबीआई ने लॉन्च किया है रेलथॉन 2026, है ना। आरबीआई ने क्या लॉन्च किया है? रेल, है ना, रिलेथॉन 2026। आरबीआई ने लॉन्च किया है रिलेथॉन 2026। ये एक तरह से आपको कह सकते हैं कि आरबीआई जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये खास करके जो है रिलेथॉन को ये स्थापित किया है। और ये केरला में, कहाँ पर? केरला में जो है इसको, जो केरला में बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वहाँ के बच्चों के लिए ये जो है ये योजना लाया गया है कि आप रील बनाओ, आप रील बनाने में माहिर हो तो रील क्यों ना अच्छा बनाए। यानी कि जो साइबर वित्तीय धोखाधड़ी उसके खिलाफ की जो जागरूकता अभियान है उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको रील बनाना है और रील बना करके आरबीआई को भेजना है। इससे क्या होगा कि जो आप फालतू चीज़ का जो रील बना रहे हैं उससे बच जाएंगे। और ये युवा जो है कम से कम जो जागरूकता है वो रील बनाते बनाते उसको आएगा भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो डिजिटल धोखाधड़ी है वो कम होगा। तो युवा शक्ति को जोड़ेगा, डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाएगा और वित्तीय साक्षरता को भी मजबूत करेगा। जो रिलेथॉन 2026 है, ये आरबीआई की एक अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो साइबर वित्तीय धोखाधड़ी है उसकी जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को छोटी जो प्रभाव रील्स वीडियो बनाने की जो है वो प्रोत्साहित करेगा। यह अभियान डिजिटल माध्यम से वित्तीय सुरक्षा घर घर पहुंचाने का प्रयास करेगा। और रील बनेगा तो कुछ न कुछ रचनात्मक जो है प्रतिभावी जो भी हैं वो तो निकलेंगे ही। ठीक है, तो उसका भी एक तरह से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका 2 लोगो है, सोचो बनाओ साझा करो
साइबर धोखाधड़ी से बचने का संदेश फैलाओ। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है रील भाई दोस्तों ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर से लड़की ही आगे निकलेगी, क्योंकि ये रील है ना, तो आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, महत्व की अगर हम बात करें दोस्तों, तो साइबर धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है, तो ये ज़रूरी भी है कि जो जनता है उसमें सतर्कता बढ़े। वित्तीय जागरूकता से धोखाधड़ी के मामले में कमी लाई जा सकती है। युवा वर्ग की जो भागीदारी है उससे संदेश अधिक होगा, और लोगों को जब रील बनाने के लिए बोल दिया जाएगा तो लोग हर मोबाइल में ये इन्फॉर्मेशन फैल जाएगा, तो लोग जो हैं वो सशक्त हो जाएंगे। आरबीआई का लक्ष्य ये है कि पूरे भारत में इस तरह की जो है एक सुरक्षित डिजिटल भारत जो है वो तैयार हो और सशक्त भारत का निर्माण हो। ठीक है दोस्तों, अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1935 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अधिनियम किस अधिनियम के तहत बना था, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अधीन बना था। इसका जो ऑनर है वो भारत सरकार है। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जो था इसमें सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। और अभी जो 2024 का डाटा दिया, लेकिन 2026 की जो डाटा यहाँ पर नहीं है। उप गवर्नर इसमें 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो बैंकिंग विनियमन और मौद्रिक नीति का ये काम करता है। इसका मोटो है सत्यमेव जयते। ठीक है, और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ब्रिज के पास खड़ा बाघ। ठीक है दोस्तों, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जैसे कि आप देखते हैं फिशिंग। तो फिशिंग क्या है, तो फर्जी लिंक या वेबसाइट की जानकारी चुराना, है ना। स्मिशिंग है जिसमें फर्जी एसएमएस कॉल से ठगी होता है। फिशिंग है, इसमें फ़ोन के जो जरिए धोखाधड़ी होता है। फिर यूपीआई क्यूआर कोड धोखाधड़ी है, गलत क्यूआर कोड से जो है वो पैसा रिक्वेस्ट भेज देता है। कार्ड धोखाधड़ी है, ओटीपी पासवर्ड धोखाधड़ी है। तो ये सारे जो हैं धोखाधड़ी के प्रकार हैं, तो आप जान लो। अगर आपके साथ इस किसी भी इसमें से एक की तरह होता है, तो आप सचेत हो जाना, जागरूक हो जाना और उस पर आपको रोक लगाना। ठीक है दोस्तों, सुरक्षित डिजिटल लेन-देन का उपाय अगर हम बताएँ, तो किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी शेयर ना करें, किसी भी वेबसाइट को बिना क्या कहते हैं कि जाँच-पड़ताल किए उसका उपयोग ना करें। यूपीआई भुगतान करते समय भी ध्यानपूर्वक रखें, किसी भी स्कैन पर आप स्कैन करके यूपीआई भुगतान ना करें, उससे भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। और कोई भी मैसेज कॉल है वो तुरंत आप उसको उठाएँ नहीं, रिसीव नहीं करें। अननोन कॉल ज़्यादा रिसीव ना करें, ठीक है? और जो मैसेज व्हाट्सएप आते हैं, उसको भी आप बार-बार एक्सेप्ट ना करें। आरबीआई की अन्य डिजिटल पहल भी है, बहुत सारे डिजिटल पहल चलते हैं। आप देखते होंगे कि आपको बहुत सारे आरबीआई के न्यूज़ आता है कि जागो ग्राहक जागो। तो बिल्कुल दोस्तों जागो, बिल्कुल जागो। भारत जैसे भीम है, भारत इंटरफेस फॉर मनी है, यूपीआई हमारा है, डिजिटल रुपया जो करेंसी है वो भी है हमारा। एक है ब्रांड है, वित्तीय समावेशन के लिए लाया गया था, और आरबीआई कहता है यानी जागरूकता अभियान है। ये सारे जो हैं डिजिटल पहल हैं। रिलेथॉन 2026 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये पहल जो है, ये रिलेथॉन 2026 भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को जागरूकता को फैलाना है। इसका माध्यम क्या है, तो युवाओं और आम जनता के लिए वहाँ तक पहुँच बनाना है। लाभ क्या होगा, डिजिटल सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता होगा। और ये इसका प्रयोग पहली बार जो किया जा रहा है वो केरल में किया जा रहा है। केरल में कम से कम 100 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर ये जो है ये प्रयोग किया जा रहा है। शायद इसका वहाँ पर यहाँ पर कंटेंट में नहीं है, लेकिन न्यूज़ में ये चीज़ भी था। ठीक है दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने रिलेथॉन 2026 किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो वो ऑप्शन होगा बी, यानी कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी जागरूकता के लिए ये लॉन्च कर रहा है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1935 में। बी किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आरबीआई अधिनियम 1934। अधिनियम 1934 में आया था और इसकी स्थापना 1935, लागू 1 अप्रैल 1935 से हो गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो ये मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर 2026 कौन है? तो ये उस समय का शक्तिकांत दास दिखा रहा है, लेकिन गलत है। ठीक है दोस्तों, फिशिंग किस प्रकार की धोखाधड़ी है? तो फिशिंग एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि फर्जी लिंक वेबसाइट और वेबसाइट द्वारा धोखाधड़ी किया जाता है। तो जितने प्रकार के जो धोखाधड़ी है उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, हो सकता है सवाल बन सकता है। ठीक है दोस्तों, विशिंग किस तरह का है, फिशिंग किस तरह का है, कार्ड धोखाधड़ी किस तरह का है, तो ये सब पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, 8वां आज का खबर है दोस्तों, अगला न्यूज़ है कि सी किंग MK42B, यानी कि सी किंग
42B हेलीकॉप्टर का जो है वो सेवानिवृत्त हो रहा है, यानी कि रिटायरमेंट हो रहा है। हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर था सी किंग MK-40V, वो अब रिटायर हो रहा है। करंट न्यूज है दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने 36 वर्षों की जो गौरवशाली सेवा के बाद जो है अपना पहला जो सी किंग है, उस हेलीकॉप्टर है, उसको अब सेवा से हटा दिया है। और इसके साथ ही INS 330 जो है उसको भी जो है वो क्या कर दिया गया है, नंबर प्लेट कर दिया गया है, डिकॉम्बिनेशन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अंतिम परिचालन जो उड़ान है, फेयरवेल फ्लाइट है जो, वो INS मुंबई से संपन्न हुआ है। कौन से? सिक्र से संपन्न हुआ है। तो ये भी याद करने वाला है कि जो सी किंग MK-42B है, इसका जो अंतिम उड़ान है वो कहाँ से किया गया है, तो INS सिक्र मुंबई से संपन्न हुआ है। ये बेड़ा 1989 के 90 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था और आज ये रिटायर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, INS 330 क्या है? ये हारपून्स है, यानी कि इसकी स्थापना जो 17 अप्रैल 1971 को हुआ था। बेस INS गरुड़ है, यहाँ पर कोच्चि केरल में है। उपनाम है हारपून्स, ठीक है। और ये भी सेवानिवृत्त जो है 14 जून 2026 को हो रहा है। विशेष उपलब्धि है कि 22 नौसेना पदक इसने अपना हासिल किया है और 1971 के जो भारत पाक युद्ध है उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। कौन है दोस्तों? सी किंग MK-42B भारतीय नौसेना का एक विश्वसनीय फ्लाइंग फ्रिगेट। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो रहा है, रिटायर कर रहा है। सी किंग MK-42B क्या है? ये ब्रिटेन की कंपनी जो वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा ये एक मल्टी रोल नेवल हेलीकॉप्टर बना हुआ है। भारतीय नौसेना इसे फ्लाइंग फ्रिगेट के नाम से जानती है। ये जहाज़ों से उड़ान भरने वाले और समुद्री अभियानों के विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता है कि ये ट्विन टर्बोस्टॉप इंजन के साथ ये चलता है। एंटी सबमरीन वारफेयर है, एंटी शिप वारफेयर है, मैरीटाइम सर्विलांस इसमें लगा हुआ है, टॉरपीडो है, सर्च रेस्क्यू है और फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशंस भी है यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब इसका जगह, मुख्य जो न्यूज है जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसकी जगह कौन लेगा। तो भारतीय नौसेना की ही जो सी किंग MK-42 जो है उसकी जगह जो है वो MS-60R सीहॉक है ना, MS-60R सीहॉक जो है अब इसका जगह लेगा। कौन लेगा? MS-60R है ना, सी हॉक इसका जो है वो जगह लेगा। ठीक है दोस्तों, हेलीकॉप्टरों को शामिल कर रहा है और भविष्य में IMRH जो है वो जो कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है वो भारत के जितने सारे जो नेवी है उसकी क्षमता को बढ़ाएगी। ठीक है दोस्तों, कुछ भूमिकाएं हैं जैसे पनडुब्बियों को पता लगाना, पीछा करना, नष्ट करना, दुश्मन जहाज़ों को पता करना, फिर समुद्री निगरानी और टोही के रूप में भी काम करता है, खोजी के रूप में भी काम करता है, बचाव के रूप में भी ये काम करता है और लॉजिस्टिक वगैरह के भी रूप में काम करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है कि जो सी किंग MK-40B है वो भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था, तो 1990 के आसपास शामिल किया गया था। कितने साल के बाद ये रिटायर कर रहा है, तो 36 वर्ष के बाद रिटायर कर रहा है। अंतिम उड़ान जो है वो कहाँ हुआ इसका, तो INS सिक्र मुंबई में हुआ। बेड़ा संख्या क्या है, तो INS 330 हारपून्स। ठीक है, यह हेलीकॉप्टर कई युद्धाभ्यास, आपदा राहत वगैरह सब चीज में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। परीक्षा के लिए फैक्ट क्या है दोस्तों, तो INS गरुड़ जो कि नौसेना का एक एयर स्टेशन है, कहाँ पर, ये कोच्चि केरल में। INS सिक्र जो है वो नौसेना का एयर स्टेशन है जो कि यहाँ पर है, मुंबई पश्चिमी नौसेना का यहाँ पर कमांड है। ठीक है दोस्तों, और ASW एंटी सबमरीन वारफेयर जो पनडुब्बियों को पता लगाना और नष्ट करना होता है उसको हम ASW बोलते हैं। और SAR सर्च एंड रेस्क्यू, यानी कि समुद्री दुर्घटना घट हो गया या विमान जो घट जाता है तो उसको लोगों को बचाने का भी ये काम करता है। परीक्षा के लिए आपको क्या याद रखना है, तो MK-40B है ना, मल्टी रोल नेवल हेलीकॉप्टर, SW, INS 330 उपनाम हारपून्स, सेवा से कब हटाया गया, तो जून 2026 में। और इसके जगह पर किसका प्रतिस्थापन हो रहा है, तो MS-60R सेहॉक। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि आप PDF से इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि चलो पहला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत छोटा ही टाइप हो गया है। सी किंग MK-40 भारतीय नौसेना में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो फ्लाइंग फ्रिगेट। INS 330 स्क्वाड्रन का उपनाम क्या है, तो हारपून्स। सी किंग MK-40 की मुख्य भूमिका क्या है, तो एंटी सबमरीन वारफेयर। सी किंग MK-40 की जगह भारतीय नौसेना का कौन सा हेलीकॉप्टर लेगा, तो MS-60R सीहॉक। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है दोस्तों, नवा खबर है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ब्रेन ईटिंग अमीबा, ब्रेन ईटिंग अमीबा है ना दोस्तों, ब्रेन ईटिंग अमीबा, जो कि इसमें न्यूज़ में हाल ही में आया है कि केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है संक्रमण है, उससे अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। 33 लोगों की मौत हो चुकी है और यह संक्रमण जो है मुख्य रूप से दूषित मीठे पानी और तैरने से और नहाने से होता है। ठीक है दोस्तों, यह मस्तिष्क को नष्ट कर देता है जिससे मृत्यु लगभग 97% तक हो सकता है। बहुत ही डेंजर है ब्रेन ईटिंग अमीबा, सीधे ब्रेन को ही खा जाता है और ये 33 केस आ चुका है। 2026 की आंकड़ा है दोस्तों, जून 2026 का। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हो कि केरल में दूषित और मीठे पानी में ये तैरने और नहाने से होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों? इसमें कुछ फैक्ट है, जैसे इसका वैज्ञानिक नाम है ना? नाइजीरिया फ्लोरी, ठीक है? ये सामान्य नाम क्या है? ब्रेन ईटिंग अमीबा जिसको हम भारत में बोलते हैं और ये लगभग 8 से 15 माइक्रोन का होता है। इसका खोज जो है 1965 में पहली बार पहचान किया गया था और मृत्यु दर इसमें 97% तक है। ठीक है दोस्तों? चलिए, पहली बार जो पहचान है वो 2016 में ही केरल में हो गया था। 2026 कोई नया नहीं है। 2026 में तो 33 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आज के 10 साल पहले ही इस तरह की जो अमीबा है उसका खोज हो चुका था। ये अमीबा का जीवन चक्र क्या होता है? तो अमीबा जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये क्या होता है एक तरह से कि ये विभाजन होता है तो संख्या इससे बढ़ते ही चला जाता है। ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये अपनी परिस्थितियों में जो है रीसेट हो जाता है, पुनः जो है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों? तो अमीबा का यही प्रॉपर्टीज़ है। संक्रमण कैसे होता है दोस्तों? तो दूषित मीठे पानी में तैरने से, डाइविंग करने से, नहाने से अमीबा जो है नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और यह नाक से होते हुए जो है श्वसन तंत्रिका है, जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, उसके ज़रिए मस्तिष्क तक ये पहुँचता है और फिर जो है मस्तिष्क के ऊतकों को ये यानी कि मस्तिष्क जो उसके जो टिश्यू हैं उसको ये नष्ट कर देती है या फिर सूजन पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरह से आप स्नान करते हो और फिर ये नाक के माध्यम से घुसता है, फिर यहाँ घुसता है और ये पूरा इसको संक्रमण कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा के 97% ये क्या हो जाता है, ये यहाँ तो या तो सूजन हो जाता है या तो फिर मस्तिष्क नष्ट हो जाता है। सिम्पटम क्या है इसका? तेज बुखार है, भयंकर सिर दर्द है, मल्टी और पतली है, गर्दन अकड़न है वगैरह है, या फिर आप जो दौरे पड़ते हैं, कोमा वगैरह सब है। बचाव के उपाय क्या है? तो तालाब, झील, नदी जैसे स्थिर या मीठे पानी में तैरने से बचें। अभी केरल में मानसून का टाइम है, तो ये स्थिति और जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि हर जगह पानी ही पानी होता है और काफ़ी मीठे पानी और स्वच्छ पानी भी होता है, तो इससे भी दिक्कत है। ठीक है? गर्म पानी जो है वो हॉट स्प्रिंग में नहाने से बच्चें जो है बच्चों को ऐसे जल स्रोत जो तैरने उसे रोकें, है ना? नाक में जो है क्लिप का इस्तेमाल करें, तो और लक्षण दिखता है तो तुरंत अस्पताल वगैरह जाया करें। बीमारी आपने देख लिया, प्राइमरी अमिकिक है ना? मेनिंगियस फैलाइटिस, पीएमए इसका नाम है, ये एक तरह के घातक संक्रमण है। ठीक है? पीएम का चरण क्या है? तो अमीबा का प्रवेश कर जाना, ये सारे चीज़ कहीं न कहीं बहुत ही कह सकते हैं कि नुकसानदायक है, तो इससे बचना चाहिए। ठीक है? भारत में कहाँ पाया जाता है? फिलहाल तो देखा जाए तो केरल में सबसे अधिक है और जो समुद्रीय तटीय जो इलाके हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अन्य जो महाराष्ट्र के बीच कुछ क्षेत्र और हो गया, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों? कुछ प्रश्न है, हम उसको करते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नाइजेरिया फ्लोरी, ठीक है? नाइजीरिया फॉलेरी, ठीक है? और यह अमीबा किस प्रकार के जल में पाया जाता है? तो गर्म मीठा जल। और पीएमए का पूरा नाम क्या है? तो प्राइमरी एमोबेपिक, है ना? मेनियोनेसिफेलाइटिस, ठीक है दोस्तों? और अमीबा शरीर में किस मार्ग को जो है वो किस मार्ग से प्रवेश करता है? तो नाक से करता है। ये था आज का नवा खबर। चलिए दोस्तों, अगली खबर है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। वाहन प्रत्यापन योजना, वाहन प्रत्यापन योजना, वाहन प्रतिस्थापन योजना जो व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम है, ये
2026 का न्यूज़ है, करंट न्यूज़ है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अशोक लेलैंड और उसी का सब्सिडियरी कंपनी स्विच मोबिलिटी के साथ एक क्या है समझौता किया है। समझौता पर हस्ताक्षर किया है कि जो पुराने गाड़ी हैं, जो BS4 के जो इंजन है ना, BS4 वाले जो भी इंजन है, उसको आप बदल करके जो नए इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ईवी गाड़ी है, उसको आप लाएँगे तो आपको कुछ जो है परसेंटेज आपको रिलैक्स दिए जाएँगे। और ये जो है हमारे जो भारत सरकार के जो रोड परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, यानी कि MORH जो है, वो किसके साथ है एग्रीमेंट किया है? अशोक लेलैंड के साथ और स्विच मोबिलिटी के साथ जो है MOU पर साइन किया है। इससे क्या होगा कि जो ग्रीन मोबिलिटी है उसमें एक कह सकते हैं कि बढ़ोतरी होगा। बहुत सारे जो BS4 के जो इंजन अभी चल रहे हैं, उसका जो है कहीं न कहीं जो है वो खत्म होगा और नए जो इंजन है या जो रिफाइन इंजन है, ईवी है, वो यहाँ पर आएँगे, तो इससे कम से कम जो पॉल्यूशन है वो फैलेगा। ठीक है? लोगो ही है देखो, मोटो है पुराने वाहन हटाओ और नया स्वच्छ भारत बनाओ। ठीक है? तो अशोक लीलैंड है और एक स्विच मोबिलिटी है। तो जो अशोक लीलैंड है, स्विच मोबिलिटी है। ठीक है दोस्तों? योजना क्या है? तो वाहन प्रतिस्थापन योजना है, व्हीकल रिप्लेसमेंट। उद्देश्य है कि जो 15 वर्ष से अधिक पुराने जो गाड़ी हैं, BS4 के जो इलेक्ट्रिक वाहन है, BS4 के है उसको सुरक्षित और BS6 या इलेक्ट्रिक तकनीक वाले वाहनों से बदलना है। तो BS6 आप ले सकते हो या ईवी वाले गाड़ी आप ले सकते हो। अब ये योजना बिल्कुल वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, ज़बरदस्ती नहीं है, आपको मर्ज़ी। लेकिन हाँ, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो पुराना गाड़ी है, उसके जगह पे आपको नया गाड़ी जो है वो कम दाम में ही मिल जाएगा। इसकी विशेषताएँ मैंने बताया कि जो 15 वर्ष से अधिक पुराने गाड़ी हैं, उसको आपके इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे नॉन कमर्शियल हो, किसी भी तरह का ये चलेगा। ये वाहन स्क्रैपिंग और प्रोत्साहन और नए वाहन खरीदने के लिए एक तरह से ये छूट उस पर प्रावधान दिया जा रहा है। ये अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी तकनीकी और उसमें भी सहयोग प्रदान करेंगे। ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इस योजना को लागू करेंगे। अपेक्षित लाभ क्या है कि ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन है उसमें कमी आएगा, सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, ईंधन में जो है वो दक्षता में वृद्धि होगी और ग्रीन जॉब्स और ऑटोमोबाइल जो उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा। देखा जाए दोस्तों तो स्क्रैपेज नीति जो है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है, भारत सरकार ने 2021 में स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपेज नीति जो है वो अधिसूचित की थी। उद्देश्य क्या था कि जो पुराने और फिटनेस विहीन गाड़ी है उसको वैज्ञानिक तरीके से हटाना। ठीक है? इससे लाभ क्या होगा कि जो पॉल्यूशन है उस पर नियंत्रण होगा, ईंधन का बचत होगा और सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती है उसको कम किया जाएगा। ठीक है दोस्तों? योजना की कार्यप्रणाली की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करो, पुराने वाहन उसका वैल्यूएशन होगा, फिर आपको स्क्रैपिंग और प्रमाण पत्र दिया जाएगा, फिर आपको जो है प्रोत्साहन इंसेंटिव दिया जाएगा और फिर आप जाकर के नए वाहन खरीद सकते हो। परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ये योजना MORHS द्वारा अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी के साथ जो है वो शुरू की गई है। उद्देश्य पुराने वाहन हटाओ और नए वाहन पाओ। भारत की जो वाहन स्क्रैपिंग नीति है 2021 के अनुरूप है ये। ये प्रदूषण को कम करता है और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी ये आगे दिशा बढ़ाता है। संभावित कुछ प्रश्न हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये सब आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों? चलिए अभी हम अगर बात करें कि जो हमारा परिवहन मंत्रालय जो है उसकी जो वर्तमान में जो मंत्री है वो नितिन गडकरी हैं, मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों? और भारत का जो लक्ष्य है 2000। अगला और आखिरी खबर है दोस्तों, खबर नंबर 11 है कि जो नृत्यांगना है ना, जो डांसिंग गर्ल है, उनको वापस एनसीईआरटी में शामिल किया जाएगा। जो डांसिंग गर्ल हैं, उनको वापस एनसीईआरटी में शामिल किया जाएगा। ठीक है? न्यूज़ है दोस्तों कि जो एनसीईआरटी ने कक्षा जो 6 है, उसके अपने इतिहास यानी हिस्ट्री के जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें जो हड़प्पा सभ्यता में जो अध्याय है, उसमें जो डांसिंग गर्ल थी, उनकी जो मूल तस्वीर है, उसको फिर से शामिल करने का निर्णय लिया गया है। क्या है दोस्तों फिर से एक बार देखो, जो एनसीईआरटी क्लास 6 है, उसकी जो इतिहास का जो बुक है, उसमें हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर है, उसमें जो डांसिंग गर्ल की जो मूल तस्वीर है, उसको इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि कुछ साल पहले ये सिलेबस में था और ये पिक्चर भी था, लेकिन कुछ विवाद के हटा दिया गया था। उसके बाद विवाद जो है वो बहुत बढ़ गया था कि आप ऐसा कैसे निर्णय ले सकते हो? इसीलिए सरकार ने पुनः फिर वापस इसको शामिल कर रहा है। यह निर्णय जो है शिक्षकों और पुरातत्वविदों की सिफारिशों के बाद लिया गया है।
इसका परिचय अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय यानी कि लगभग 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व की बात है। इसकी खोज जो है मोहनजोदाड़ो वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहाँ से की गई थी। 1926 में किया गया था। खोजकर्ता कौन थे? तो अर्नेस्ट मैके थे। सामग्री किससे बना हुआ है? ये तो ब्रॉन्ज से बना हुआ है। लगभग 4.25 इंच का ये जो है ये मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कहाँ पर ये? तो नेशनल म्यूजियम जो नई दिल्ली है वहाँ पर इसको रखा गया है। प्रसिद्ध क्या है? इससे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक माना जाता है, डांसिंग गर्ल को। ठीक है दोस्तों, सोचो ये हड़प्पा सभ्यता के टाइम कहीं बना हुआ है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डांसिंग परंपरा है ये हड़प्पा सभ्यता से ही आ रहा है। तो कहीं न कहीं आज के जो कुछ है उसको इसमें सीख मिलता है। इतिहास का तो असली यही मकसद होता है। कलाकृति और इसकी विशेषताएँ बहुत ही विशेष है। ये एक छोटी-सी कांस्य प्रतिमा है, जो लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, नृत्य की मुद्रा में खड़ी हुई एक युवा लड़की को दर्शाता है। दाएँ हाथ के कप पर टिक्का है, बाएँ हाथ पर ढीला है, फिर आत्मविश्वास और लय से आभास होता हुआ दिखता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धातु शिल्प कला का उच्च स्तर को दर्शाता है। मेन ये है, जो हिस्ट्री है जो शामिल करने का जो निर्णय लिया गया है, इससे ये है कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता था, हम उस समय में धातु शिल्प कला में भी काफ़ी अग्रणी थे। और ये प्राचीन भारतीय समाज में जो नृत्य है, आभूषण है, उसकी जो सौंदर्य बोध है, उसकी परंपरा का ये एक तरह से प्रमाण है। नारी की जो स्वाभाविक मुद्रा और आत्मविश्वास को भी दर्शाने वाले ये कह सकते हैं कि ये जो प्राचीनतम मूर्तियों में से एक है। क्यों हटा दी गई थी? तो 2022 के आसपास पाठ्यक्रम से इसमें डिजाइन परिवर्तन के दौरान जो है इसको हटा दिया गया था। इस पर कुछ आपत्तियाँ और वैचारिक बहस भी हुई थी। हालाँकि बाद में जो सारे महान विद्वान लोग थे, इस पर चर्चा की और फिर से इसको पुनः शामिल किया गया है। फिर इसे शामिल करने का कारण क्या है कि छात्रों ने अपनी सभ्यता को जो है 4 साल में ही भूलने की कोशिश कर दिया। देखो सरकार 2022 में हटा दी, तो 4 साल में ही सभ्यता को भूलना शुरू कर दिया, तो सरकार को लगा कि इसको वापस लाओ और नहीं फिर से जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में भूल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो उन्नत जीवन शैली उसको समझना है। भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति जो है पहचान जो है उसकी भावना को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, और शैक्षणिक गुणवत्ता भी को भी मजबूत करना है। ये मूर्ति से क्या सीखेंगे बच्चे? मूर्ति से यही सीखेंगे कि देखो हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता था, यानी कि जो हड़प्पा काल था, उस टाइम से हमारे यहाँ जो है जो शिल्प कला है वो विकसित हुई है और आज भी है। आज तो कम गया है, आज तो तकनीक आने के बावजूद भी एआई तकनीक हो गया, तो पहले जो कह सकते हैं कि रियल जो था वो पहले था। ठीक है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम एक झलक देख लें दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 2500 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ये कहाँ पर फैला हुआ है? तो वर्तमान भारत से लेकर के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक ये फैला हुआ है। इसमें कुछ प्रमुख नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा और लोथल की गढ़ी। इसका खोज किसने किया था? तो 1921 में दयाराम साहनी साहब ने किया था और 1922 में जो है मोहनजोदाड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी साहब ने किया था। विशेषताएँ क्या हैं? ये एक नियोजित नगर के रूप में जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। काफ़ी जल निकासी जो है, एक सिस्टमैटिक जो आज भी नहीं है, ठीक है? आज की जो आप देखोगे दोस्तों, थोड़े से बारिश होता है, पूरा पानी जो है भर जाता है। पता नहीं आज कौन-सा जो है इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे, इनको तो सीख लेना चाहिए था सिंधु घाटी सभ्यता के इंजीनियरों से। उठाते 2500 ईस्वी पूर्व की किताब, इतिहास, आर्ट कल्चर का और देखते हैं कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यताओं में जो है जल निकासी की व्यवस्था किया गया था। और आज उनको ये सीख लेकर के आज जो है वो काम करना चाहिए था। पर क्या है, ये भी इंजीनियर बन गए हैं किसी भी तरह। बस पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है इसमें। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर धातु, व्यापार, मोहरे, लिपि सब चीज़ एक कहते हैं ना वेल सेटल्ड सिटी, बिल्कुल प्लान सिटी, उस तरह से बनाया गया था। शायद ही आज भारत का कोई ऐसा सिटी हो, मुझे तो नहीं लगता। आपको अगर लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। लॉस्ट वैक्स तकनीक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लॉस्ट वैक्स तकनीक। ये मधुमक्खी के मोम होता है, उससे मूल आकृति बनाना होता है, उस पर मिट्टी का परत चढ़ाना होता है और गर्म करने पर ये मोम जो है पिघलकर बाहर निकलता है और फिर खाली स्थान पर जो है वो डाला जाता है और ठंडा होने के बाद फिर इसको मिट्टी तोड़ करके अंतिम जो है वो रूप
प्रतिमा के रूप में दिया जाता है। इससे कुछ प्रश्न आ सकते हैं कि जो डांसिंग गर्ल है वो प्रतिमा की खोज कहाँ हुई है? तो आंसर होगा मोहनजोदाड़ो यानी कि सी। यह प्रतिमा किस धातु से बनी हुई है? तो कांस्य से बनी हुई है। और जो डांसिंग गर्ल है वो किस तकनीक से बनाई गई है? तो लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई है। जो वो मूर्ति है उसका निर्माण किससे किया गया है? तो लॉस्ट वैक्स तकनीक से किया गया है। और ये जो डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा है उसको फिर से एनसीईआरटी की पुस्तक में क्यों शामिल किया गया है? तो यह भारतीय संस्कृति और कला के महत्वपूर्ण प्रतीक है, इसलिए इसको दोबारा शामिल किया गया है। इसमें कुछ फैक्ट है। मोहनजोदाड़ो है 2500 से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक है। यहाँ पर बहुत सारे कांस्य के सामग्री आपको देखने को मिलते हैं। वर्तमान में जो है ये जो डांसिंग गर्ल है ये हमारा नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा हुआ है। आपको अगर देखना हो तो दिल्ली जाइए और नेशनल म्यूजियम में टिकट कटाइए और इसको देखिए और एनालिसिस कीजिए। ठीक है? यही एनालिसिस कीजिए कि उस समय की जो हमारे जो कलाकृतियाँ थी वो कितनी खूबसूरत थी, है ना? फिर याद कीजिए अपने शहर का और सिंधु घाटी सभ्यता की शहर का। ठीक है दोस्तों? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, उसे खोज करके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, फालतू का बकवास नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसको यहाँ पर लाएँ और आपके सामने प्रस्तुत करें। ठीक है? ताकि आपको आने वाले आगामी एग्ज़ामों में इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।